अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 4 दिन बाद भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका पहुंच गई है, जहां पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस खेलने हैं, मगर ये वर्ल्ड कप आगाज़ से पहले ही बड़े तनाज़े का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच को क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट का अहम तरीन मैच समझा जाता है, मगर भारत के साथ मैच ना खेलने के हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के बाद ना सिर्फ आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स परेशान हैं, बल्कि साबिक क्रिकेटर से लेकर शायकीन क्रिकेट तक इस बहस में उलझे हुए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के बाद आगे क्या होगा। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में ही 2 पॉइंट्स का खसारा तो हो ही जाएगा। तमाम पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप ए में नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। भारत के साथ मैच ना खेलने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान बाकी तीनों मैचेस जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान अगले मरहले यानी सुपर 8 तक रसाई हासिल कर सकता है। ताहम सुपर 8 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप्स में रखे जाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने का इम्कान बढ़ जाएगा। इसलिए ये बहस भी जारी है कि सेमीफाइनल के मरहले में हुकूमत पाकिस्तान क्या फैसला करेगी। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से मैच खेलने के फैसले के मजीद नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। भारत में तो खबरें फैलाई जा रही हैं कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू का नुकसान तक पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। भारतीय मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होने समेत मजीद पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें एक टीम ने दूसरी टीम से मैच खेलने से इनकार किया हो और उसे सिर्फ पॉइंट्स खोने का ही नुकसान हुआ हो। ये मिसालें भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि कल का पीसीबी की तरफ से बाज़ाब्ता राब्ते से पहले ही हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने आ गया था। आईसीसी के एलामिये के मुताबिक आईसीसी ने हुकूमत पाकिस्तान के इस बयान को नोट किया है, जिसमें पाकिस्तान की कौमी टीम को यह हिदायत देने का फैसला किया गया है कि वो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिलेक्टिव या जुज़वी बुनियादों पर हिस्सा लेगी। आईसीसी पीसीबी की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ते का मुंतज़िर है, ताहम सिलेक्टिव शिरकत का यह मौक़िफ़ खेलों के एक आलमी इवेंट के बुनियादी तसव्वुर से मुताबिकत नहीं रखता, जहां तमाम क्वालिफाइड टीमों से तवक्को की जाती है कि वो इवेंट के शेड्यूल के मुताबिक यकसां बुनियादों पर मुकाबला करें। एलामिये के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलों की साख, मुकाबला, तसलसल और इंसाफ की बुनियादों पर कायम होते हैं और सिलेक्टिव शिरकत मुकाबलों के स्प्रिट और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाती है। अगरचे आईसीसी कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमत के किरदार का एहतराम करता है, लेकिन यह फैसला क्रिकेट या लाखों पाकिस्तानी शायकीन समेत दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट के मुफाद में नहीं है। आईसीसी उम्मीद रखती है कि पीसीबी अपने मुल्क में क्रिकेट के हवाले से इस फैसले के नुमाया और तवील मुद्दती असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इस फैसले से आलमी क्रिकेट का निज़ाम मुतासिर हो सकता है, जिसका खुद पाकिस्तान रुकन और बेनिफिशरी है। एलामिये के मुताबिक आईसीसी की अव्वलीन तरजीह T20 वर्ल्ड कप की कामयाब तकमील है और पीसीबी समेत आईसीसी के तमाम अराकीन की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आईसीसी तवक्को रखती है कि पीसीबी एक ऐसे बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल की तलाश करेगा जो तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जे शाह की सरबराही में काम करने वाली आईसीसी के इस एलामिये की भारतीय क्रिकेट बोर्ड तायद कर रहा है, ताहम अभी तक बीसीसीआई ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है, हम आईसीसी के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करते हैं। बीसीसीआई के आला ओहदेदार स्पोर्ट्समैनशिप की बातें कर रहे हैं। हालांकि भारतीय खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाते और ये सब कुछ वो भारतीय हुकूमत के कहने पर करते हैं। खेल में सियासत को लाकर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आने का फैसला भी भारत ने किया था। इसके अलावा भारतीय मीडिया में कल से ये दावा किया जा रहा है कि भारत से मैच ना खेलने के फैसले के पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे और पीएसएल भी मुतासिर हो सकता है। मगर साथ ही भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत पर भी तनकीद कर रहा है कि पाकिस्तान से पहले भारत को बायकॉट कर देना चाहिए था। भारतीय मीडिया ये सारे दावे आईसीसी के कवानीन के तहत नहीं, बल्कि आईसीसी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के असरो सूख की वजह से कर रहा है। तब भारत में अब खेल को सियासत से दूर रखने के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मारूफ सियासतदान शशि थरूर, जो गुज़िश्ता साल पाक भारत कशीदगी के दौरान उस भारतीय सिफारती वफ्द की सरबराही कर रहे थे जो मोदी हुकूमत ने अमेरिका समेत अहम ममालिक में भेजा था, और उनको टास्क दिया गया था कि दुनिया से भारतीय बयानिया के हक़ में हिमायत हासिल करें। ताहम क्रिकेट के तनाज़े पर शशि थरूर ने कहा है कि क्रिकेट को जिस तरह से सियासत ज़दा किया जा रहा है वो अफसोसनाक है।
मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था। तमाम मुतालिका फरीक़ैन के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि हंगामी तौर पर एक दूसरे से राब्ते करें और इस मसले को ख़त्म करें। It's pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it, and just say, let's call off this nonsense. Okay, it's too late. I know it's too late for this tournament, but for the future, we can't go on like this forever. भारतीय मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने फैसले के संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें एक टीम ने दूसरी टीम से खेलने से इनकार किया हो। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में भी ये सूरत हाल पहली दफ़ा देखने में नहीं आई है। 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप समेत एशिया कप में कई दफ़ा इस सूरत हाल का मुशाहिदा किया गया है। BBC के लिए मुनज़्ज़ा अनवार की रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में इंडिया ने श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में शिरकत से इनकार किया क्योंकि वो श्रीलंका में तामिल बाशिंदों के साथ सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। 1988 में इंडिया की ख़वातीन टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की क्योंकि उनके दाखिले के इंदराज की बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की गई थी। ये मसला ब्यूरोक्रेटिक उलझन और सियासी खेल की वजह से पैदा हुआ। 1990-91 में पाकिस्तान ने कश्मीर के तनाज़े की वजह से एशिया कप में शिरकत नहीं की। 1993 का एशिया कप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और 1993 के बॉम्ब धमाकों के बाद मंसूख कर दिया गया। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में होने वाले अपने वर्ल्ड कप मैचेस के लिए श्रीलंका का दौरा मंसूख कर दिया। उस वक्त श्रीलंका में खाना जंगी जारी थी और कोलंबो में बम धमाका भी हुआ था। नतीजतन दोनों टीमें ग्रुप मैचेस से दस्तबरदार हो गईं और बाद में श्रीलंका ने लाहौर में होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। इस फैसले की वजह जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत के खिलाफ इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जामात और सिक्योरिटी खदशात बताए गए। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जिम्बाब्वे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जाने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मुमकिना खतरात का अंदेशा था, जिसकी वजह से टीम ने मैच से दस्तबरदार होने का फैसला किया। इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र कीनिया का सफ़र नहीं किया और अपना मैच नहीं खेला। इब्तिदा में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि मुतल्लिका मैचेस को किसी तीसरे मुल्क खुसूसन जनूबी अफ्रीका में मुंतकिल कर दिया जाए, ताहम ऐसा ना हो सका और कवानीन के तहत उन मैचेस के पॉइंट्स जिम्बाब्वे और कीनिया को दे दिए गए थे। 2009 में जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से खिलाड़ियों को वीज़ा मिलने का मसला पैदा हो गया था। उस वक्त जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरपर्सन ने कहा था कि उन्हें बताया गया है कि बरतानवी हुकूमत खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दे सकती और इस सूरत हाल की वजह से टीम ने हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उस T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे की जगह ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में अगर किसी टीम को किसी मुल्क में खेलने पर एतराज़ होता तो वो मैच ना खेलने का फैसला करके पॉइंट से दस्तबरदार हो जाती थी। ताहम अब क्रिकेट अरबों डॉलर्स की सनद बन चुकी है। ऐसे में इंडिया का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार महज फॉरफीट तक महदूद नहीं रहा। मैच चाहे कहीं भी खेला जाए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक दूसरे की शमूलियत से माली फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच को हमेशा से ही ICC के रेवेन्यू के हवाले से बहुत अहमियत हासिल रही है। खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मैच से 25 करोड़ डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका अब नुकसान होने का खदशा है। एक अहम बात यह भी है कि जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया तो उसके बाद ही हाइब्रिड मॉडल डेवलप हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से इनकार कर दिया और इसी मॉडल के तहत T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच भारत के बजाय श्रीलंका में होना था। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। अब भारतीय मीडिया एक विश लिस्ट बता रहा है और जो माजी में हालांकि ऐसे फैसले हो चुके हैं, मगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राज़ी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी ICC को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेज़बानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है?
हाँ नहीं, अभी तो लगता नहीं है कि जुर्माना होगा। जो इंडियन मीडिया जो पॉइंट आउट कर रहा है चीजें, जाहिर सी बात है वो आईसीसी के थ्रू ही कर रहा होगा। लेकिन आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है जिसमें जय शाह थे और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये जो मुंबई में मतलब कि आपके ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का, जो कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन दबा हुआ है आईसीसी का। क्योंकि कल रात जो प्रेस रिलीज आईसीसी की आई है वो कहीं से भी बनती नहीं थी, क्योंकि पीसीबी ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई खतो खिताबत नहीं की, कोई चीज हुई नहीं। ये तो एक ट्वीट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ये यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है या जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया रात 10 बजे, तो वो बनता नहीं था। तो इस वजह से फुट और जो पाकिस्तान के हैं ना फुटिंग, वो बहुत स्ट्रांग इस वक्त हैं। और हम देखते हैं बाकी सैंक्शन सस्पेंशन चलती रहती है। यूएसए सस्पेंड है अभी, 1 साल से सस्पेंशन में चल रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, पैसे भी उसको मिलेंगे। तो इतना आसान नहीं है, मिस गाइड कर रहा है मीडिया असल में। सस्पेंशन में कोई ऐसी चीजें नहीं होती जो होंगी। वो पाकिस्तान बहुत पावरफुल कंट्री है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एसोसिएट मेंबर नहीं है। पाकिस्तान की वजह से रेवेन्यू, एक मैच नहीं होगा तकरीबन, एक मैच ना होने से 150 मिलियन का नुकसान हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मैच से, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के। फिर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है ये आईसीसी का। आईसीसी अंडर प्रेशर है, बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र के साथ देखें आगे आगे होता है क्या। बांग्लादेश ने सही टफ टाइम दिया इनको, अब पाकिस्तान सामने आ गया। तो इतना आसान नहीं है आईसीसी। बिल्कुल, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था घुटने टेकेगी, लगता है ऐसे कि जल्दी टेकने वाली है। और अहमद शहजाद, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर है आईसीसी के रूल्स के तहत जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो जवाब भी दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया को, कि भाई कोई ऐसे रूल्स नहीं है किस बात का जुर्माना, मगर क्या ये ख्वाहिशात हैं, विश लिस्ट है उनकी, और आईसीसी पर जितना काबू और कंट्रोल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद क्या पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है किसी ऐसी सूरत हाल का? देखिए शाहजेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी भी जो बातें ज्यादातर होती हैं ना, वो असेसमेंट पे होती हैं कि हमें एग्जैक्टली हमने इतनी बड़ी वो जो रूल्स की बुक है वो तो नहीं पढ़ी हुई, हमें कोई ना कोई फीड कर रहा होता है तो बातें आगे। तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिसको पता होना चाहिए इन सारे सेक्शंस का, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम। दुनिया जो भी बात कर रही है, मीडिया जो भी बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है तो आई एम श्योर उसके रेपरकशंस सोच के लिया गया होगा, और वो रेपरकशंस के बारे में पाकिस्तान की जो लीगल टीम है पीसीबी की, उसको पता होगा। और आई एम श्योर के अब जो एक स्टैंड लिया है उसके बाद भी ये प्लान कर रहे होंगे। ये सोच के ही पाकिस्तान ने ये प्लान लिया है कि क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं पाकिस्तान के साथ। हमने हमेशा हाथ बढ़ाया है क्रिकेट खेलने का पाकिस्तान ने, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मैं उस ड्रेसिंग रूम का भी हिस्सा रहा हूं, और मुझे पता है कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है और दिल से कि चीजें अच्छे टर्म्स पे आगे बढ़ें, लेकिन हमेशा भारत की तरफ से चीजों की पहल होती है, और वो एक अच्छा जो प्रेसिडेंट है वो सेट नहीं किया जाता, और ये दुनिया भर के प्लेयर्स मानते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं चीज को। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। स्टैंड किसके साथ लिया है? स्टैंड वो बांग्लादेश के साथ लिया, जो कि बिल्कुल ठीक स्टैंड है। तो इसके फिर अगर रेपरकशंस भी अगर होते हैं तो पाकिस्तान को इन चीजों का बिल्कुल पता है। बात यह है कि होपफुली पैनिक बटन उनका ऑन हुआ है ऑलरेडी। आईसीसी को चाहता है, ब्रॉडकास्टर चाहता है, इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को वो मनाएगा। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने जो कार्ड्स है अच्छे तरीके से, लाइक फ्रेंडली, अच्छे, जरूरी नहीं है कि एक चीज पे बिल्कुल अड़ जाए, लेकिन जो चीजें जरूरी है वो पाकिस्तान को पता होना चाहिए। वो ये है कि इक्वल तौर पे सब क्रिकेट बोर्ड को, पहले दूसरों की बात करें कि चाहे बांग्लादेश है जो भी है, सारी टीमों को एक ही कटहरे एक तराजू में तोलना चाहिए। नंबर 2, फिर पाकिस्तान को अपनी बात करनी चाहिए, अपने वेन्यूज, अपने पैसे, अपने कितने हमें कितना मिल रहा है और अब कितना मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टांस पे तो खड़ा है। हाँ, अगर तो निगोशिएशन हो गई सो इट्स वेल एंड गुड, चीजें फॉरवर्ड करेंगी जो कि चलनी चाहिए। लेकिन यह भी पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ज्यादा स्टबन हो गए पाकिस्तान या निगोशिएट की तरफ फ्रेंडली नहीं हुआ, आगे ना बढ़ा, तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान अपने स्टैंड के साथ खड़ा रहे और पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल से फेस करना पड़े। बिकॉज अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे, सो दे विल आल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले। ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे कि मीडिया भी उनकी तरह बात करेगा, फिर वो नहीं
सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, वो डिसीजन ले जाएंगे। सो मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि चीजें एमिकेबली आगे बढ़ें, कुछ इस तरह की टर्म्स पे आए जहां पे तमाम क्रिकेट बोर्ड को इक्वली ट्रीट किया जाए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी इस इंपॉर्टेंट मैच का जो फंड्स जनरेट होते हैं उसका इक्वल हिस्सा माना जाए और इक्वल राइट्स मिले, बिकॉज ये वो वाहिद फंड्स हैं जिससे पूरी दुनिया बैठ के खाती है। सिर्फ इस तरह आगे बढ़ना है। और सिको भाई, इंडियन मीडिया तो काफ़ी कदम आगे जा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीएसएल में जो बैरूनी खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं खेलने हैं, उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो सकती हैं। जो दूसरे बोर्ड हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लिश बोर्ड है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेंगे या वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पेनलाइज करने में आईसीसी के थ्रू कामयाब हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही ज्यादती कर रहे हैं। आज मैं अपने प्रोग्राम में यही पूछ रहा था कि बायलैटरल सीरीज होती है ना, पूरी दुनिया की होती है, तो सबसे पहले बायलैटरल सीरीज किसने खत्म की? भारत ने की। हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ, बल्कि एक इंडियन क्रिकेटर, मुझे नाम ओथल नाम था, पता नहीं क्या उसका नाम था, वो बैठा हुआ था, उसने बोला इनके साथ ना खेलें, ये पैसे बना लेंगे, या ये उसकी सोच थी। अब यही सोच के साथ वो चलते हैं। तो पाकिस्तान, मैं पूछना चाहता हूं पूरी इंडिया से कि जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, भारत पाकिस्तान नहीं आता, और कब से नहीं आया? 2007 में वो आखिरी दफा आया। उसके बाद पाकिस्तान 2012 में भी गया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने भी गया 23 के अंदर, मगर भारत नहीं आता। तो हमें कितना नुकसान होता है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? कोई नहीं सोचता। तो जो आप कह रहे हैं ना, दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया तो वैसे ही सुन बैठी भी है। उनको तो सिर्फ आईपीएल में जाना है, घूमना है, फिरना है, पैसा बनाना है। तो भाई, पैसा हमारा भी राइट है बनाना। और जो ये अहमद अभी बात कर रहा था कि हमें, अगर इंशाल्लाह हम बैठ के बात करेंगे, तो अगर नेगोशिएशंस होती हैं, तो राशिद से भी ये बात दोपहर को कही थी कि भाई हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और बेहतर करने चाहिए। अगर बातचीत शुरू होती है कि हमें क्यों 10, ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि हमें 10% मिलता है, उनको 50-60% मिलता है, जो भी किट्टी बनती है, जो पैसे बनते हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड करना है हमने। इस तरह काम नहीं चलेगा कि जी जनाब हमारा जो डॉगी है वो टॉमी है, आपका डॉगी डॉगी है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें वी हैव टू फाइट। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एंड लेट्स सी कि आगे होता क्या है। इंडियंस तो ऑब्वियसली वो सच तो बोलेंगे नहीं, जितने भी उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके जो राइटर्स हैं, कोई सच नहीं बोलेगा। वो डरते हैं, उनको उठा के उनको मुल्क से बाहर गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, तो वो बेचारे कुछ नहीं करेंगे, वो मजबूर हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा। और राज भाई, अब आगे ज़ाहिर पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतने होंगे, नीदरलैंड से, नामीबिया से, अमेरिका से। उसके बाद सुपर 8 है, वहाँ पर अलग अलग ग्रुप में होंगे पाकिस्तान और इंडिया, मगर सेमीफाइनल में फिर इम्कान है आमना सामना होने का। एक तो ये कमेंट कीजिएगा, जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने क्लीन स्वीप किया है और बहुत बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि क्लोज मार्जिन से तीनों मैचेस हुए हों, बुरी तरीके से शिकस्त दी है। चांस कितना है पाकिस्तान का, और फिर आगे पाकिस्तान क्या करे अगर दोबारा भारत सामने आ जाए? देखिए, जो निगोशिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर निगोशिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा आईसीसी को। एक कंट्री नहीं है, 2 बिग कंट्री है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चलाने वाले बांग्लादेश एंड पाकिस्तान है। तो वो तो बिल्कुल ये जो इनका डेवलपमेंट का काम है या जो कि मार्केट बनी हुई है, ये तो क्रैश कर जाएगी ना। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तो कल रात पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट को क्रैश कर दिया है। तो ये पहला मैच फरवरी में 15 को है, उसके बाद अगला मैच कहीं पे होता है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी सोचा होगा कि 26 का वर्ल्ड कप भी है, विमेन का है, फिर 27 में एक और वर्ल्ड कप है, 28 में है, 29 में है, 30 में, 31 में। ये सारे मैचेस में पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आप सोचें कितना हैवी लॉस होगा। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है ना, वो आटे में नमक के बराबर है, तो उसमें भी बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो ज्योग्राफी हैसियत देखेंगे ना, 2 बिलियन लोग जो मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, 80% पूरे वर्ल्ड का यही खित्ता है, और पाकिस्तान को आटे में नमक के बराबर आप पैसे देते हैं। वेन्यू की बात करते हैं हम लोग, रेवेन्यू की बात कभी भी नहीं करते। हम लोग हाइब्रिड मॉडल में चले जाते हैं, हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी अपने रेवेन्यू की बात नहीं की। इसमें देख लीजिएगा, अगर लॉस होता है आईसीसी का 150-200 मिलियन का अगर लॉस होता है, यही पाकिस्तान का हिस्सा है जो वर्ल्ड वाइड 10 साल के अंदर डिवाइड होगा। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी फाइनेंस के लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल के लोग हैं, इनको इस पे काम करना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू भी साथ में बढ़ना है। बहुत कम है $34 मिलियन
$34 मिलियन 4 साल के साइकिल में 23 से लेकर 27 तक, 28 से जब 31 तक का साइकिल बनेगा पाकिस्तान का, आपका 150 मिलियन होना चाहिए, जो कि लग रहा है बधाई, क्योंकि हम उस तक हम जाते ही नहीं है। हम मान जाते हैं, इससे पहले हमने एशिया कप माना, हमने श्रीलंका में खेल लिया, हमने चैंपियन ट्रॉफी दुबई में खेल ली, हमने बहुत सारी चीजें भारत की मानी। लेकिन अब जो फैसला किया हुकूमत वक्त ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, ये राइट टाइम है। टाइमिंग बहुत आला थी, जितने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई है उसको सलूट है। जिसे टाइमिंग 1 तारीख ली और अगले शनिचर को, हफ्ते को मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, और आईसीसी जो दुबई में होनी चाहिए तो मुंबई में बैठ के ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग कर रही है कि इसको कैसे हल करें। तो ये राइट है, बस पाकिस्तान सब्र करके देखे, ये खुद ही नीचे आएंगे और पाकिस्तान सुरखरू होगा हमेशा की तरह। और उसके भाई, मैंने जरा परफॉर्मेंस के हवाले से भी सवाल किया था, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। जो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को तीनों मैचेस जो है वो जीतना ग्रुप स्टेज पर, फिर क्या सेमीफाइनल में अगर आमना सामना हो जाए या फाइनल में हो जाए, फिर पाकिस्तान क्या करे, और चांस कितना है पाकिस्तान के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सिको भाई। हाँ, देखिए, पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर हमें ये जहन में जरूर रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियंस ने ना आकर यहाँ प्रैक्टिस की, बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की बात की, ना उसने प्रैक्टिस की यहाँ आकर, ना उसने यहाँ पर आकर कोई मैच खेला, स्ट्रेट जाकर मैच खेल लिया। और उनका जो अप्रोच थी मुझे बड़ी कैजुअल लगी, मगर हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। स्पिनर्स जो कि उधर श्रीलंका में बहुत काम आएंगे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, तो इस लिहाज से हमें कॉन्फिडेंस तो है। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान ने सिर्फ 15 तारीख को मना किया है या फिर वो उन्होंने फ्यूचर के लिए भी मना किया है, ये बात हमें बाद में पता चलेगी। अभी हमें नहीं पता कि अभी तो हम पहला, और जो अभी राशिद ने बात की कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की प्लानिंग की है जिसने भी की, कि आखिरी वक्त में आके हमने शोशा छोड़ा है, हमने आके उनके कहते हैं ना दुम पे पैर रख दिया है, अब वो मचल रहे हैं कि क्या करें। तो अब ये बड़ा मजेदार है, देखते हैं कि ये आगे चल के क्या होता है। अभी से ये कहना कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है, हो सकता है कि टेबल पे हम सब बैठ जाएं तो फिर मसले हल हो जाएं, और जिस तरह दो चार और जो इश्यूज हैं वो भी हल हो जाएं। और अहमद आप बताइएगा, आपको लगता है एक तो 3 मैचेस ग्रुप स्टेज पर जीतना, फिर सुपर 8 के मरहले में जाना, पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है फिर आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बोर्ड के जराए वो यही कह रहे हैं कि आगे का भी फैसला नहीं हुआ है, अगर आगे जो है नॉकआउट में पाकिस्तान भारत आमने सामने आते हैं तो बाद में ही फैसला होगा कि क्या करना है। जी, पाकिस्तान ने बहुत कन्विंसिंगली वाइट वॉश किया अभी ऑस्ट्रेलिया को। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि उनकी जो प्लेयर्स थे या साइड थी पूरी नहीं थी, बट अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे, अच्छे परफॉर्मर्स खेल रहे थे, और कुछ पॉजिटिव निकल के आए, विच इज द पावर प्ले, जहां पे हम लैग कर रहे थे साहिबजादा फरहान के आउट होने के बावजूद भी साइम और सलमान अली आगा ने सेंसेशनल बैटिंग की है, जिसकी वजह से हमारे पावर प्ले बहुत अच्छा गया जो पास में नहीं जा रहा था। फिर हमारा स्पिन जो उस्मान तारिक के आने के बाद है वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन का लग रहा है। एंड थिंकिंग ऑफ श्रीलंका, यू ऑलवेज सी ओके यहाँ पे ये जो है ना रियल थ्रेट बन के आने वाले हैं। सो ये दो बहुत पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम कुछ कंसर्न्स भी हैं, विच इज योर मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के कंसर्न अभी भी अपनी जगह मौजूद है, बिकॉज वहां पे स्पिनर अटैक कर रहे होंगे, एंड टू बी एबल टू हैव अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कैन क्लियर द बाउंड्री इज द की देयर, क्योंकि वहां टर्न होगा, एट द सेम टाइम आपको वहां रोटेशन करनी है और एक आधी बाउंड्री ढूंढनी है। अदरवाइज दुनिया के पास इस तरह के जरूर प्लेयर मौजूद हैं वहां उन नंबरों पे कि किसी एक की भी इनिंग लग गई तो वो मुश्किल पिच पे भी स्कोर करके इंपैक्ट इनिंग खेल के पाकिस्तान को खतरे में डाल सकता है। सो पाकिस्तान हैज टू मैच द वर्ल्ड समहाउ। और फिर फास्ट बॉलिंग, आखिरी मैच में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम फास्ट बॉलर्स की फॉर्म निकालें, इंजरी के बाद आए हुए हैं, तो ये कंसर्न है कि फास्ट बॉलर्स कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, फिर डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा क्योंकि हारिस नहीं है। सो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है, वो सेम मिडिल ऑर्डर के साथ जाता है या वहां पे कुछ ट्वीक करता है, बिकॉज आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम, बट अ डे और टू इसके अंदर ही करना है जो कुछ भी करना है। तो ये कुछ पॉजिटिव है और ये कुछ नेगेटिव भी साथ मौजूद है। बट स्पिनर्स के जो उस्मान तारिक के आने के बाद जो एक थ्रेट और एक जो चार्म नजर आ रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि ओके पाकिस्तान स्टैंड समवेयर। और गेम इन ग्रुप शुरू के अंदर जो पाकिस्तान का ग्रुप भी है, मेरा नहीं ख्याल है उस्मान तारिक को और अबरार को और साथ साइम भी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं तीनों और एक दूसरे से डिफरेंट है, हैंडल कर पाएंगे श्रीलंका के अंदर। सो पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस गिवन कि वो अपनी जो है मिडिल ऑर्डर के साथ क्या करता है। और आगे वाले आने वाले फैसले देखिए, ये फैसले जिस तरह मैंने बोला है
कि अब टेबल टॉक का टाइम आने वाला है, बहुत करीब है। पाकिस्तान ने इतना ही टाइम दिया है उनको कि थोड़ा बहुत वो सोच सकें, ज्यादा ना सोचें। एक हफ्ता पड़ा हुआ है तो बड़ा स्मार्टली मूव खेला। लेट्स सी वो कि अब उनका रिप्लाई किस तरह का आता है। और फिर जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर हर चीज का डिसीजन लिया जाता है। ऑल आई रियली वांट कि पाकिस्तान जब टेबल पे जाए तो सेंसिबली चीजों को इनिशिएट करे, एमिकेबली चीजों को ठीक करने की कोशिश करे और मुद्दे की बात करे, ना कि स्टबर्ननेस दिखाए। विच इज कि पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान किसी का बुरा नहीं चाहता, पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को इक्वली ट्रीट किया जाए एंड एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की वैल्यू है और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको रीथिंक किया जाए और एक नया मॉडल बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान को उसके जो ड्यू वैल्यू है उसके हिसाब से फाइनेंस मिले एंड वी मूव फॉरवर्ड। होपफुली ये सारी चीजें एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कस हो, जो आपका वर्बल बंदा हो जो साथ जाके डीलिंग करे, जिसने बात करनी है, दैट हैज टू बी टॉप नॉच, दैट हैज टू बी टॉप नॉच कि आप किस तरह चीजों को इनिशिएट करते हैं विद योर बॉडी लैंग्वेज, द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू डू देयर एंड योर होमवर्क कि आपने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उसके आगे आपने किस चीजों पे नेगोशिएट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सुना प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अहम मुलाकात हुई है। क्या तफसीलात हैं, क्या मामला हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में 1 घंटा तवील मुलाकात हुई है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक पर हमारे जितने बकाया जात हैं आज उस हवाले से बात हुई है और दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाएमल पर बात हुई है। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो आज ही मुज़म्मिल असलम से मीटिंग करें और ये मसले हल हों। आज की मुलाकात थी, ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। बेसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो। तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशत गर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएमल पर बात हुई है। और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन होगी, और दहशतगर्दी के हवाले से भी मीटिंग 2 और होंगी। फैसले होंगे तो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन। साथ ही इमरान खान से मुलाकात के हवाले से सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। सर, पानी की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। एलामिये में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाक और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम
और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाहिमी मुशावरत और इश्तराक अमल के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की मुलाकात पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अवामी मैंडेट की इससे बड़ी तौहीन और क्या होगी कि करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आला का एक बगैर वोट वाले वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात पर मजबूर होना इस तल्ख हकीकत का इश्तिहार है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती दम तोड़ चुकी है और अदल इंसाफ सिर कठपुतलियों के घर की बांदी बनकर रह गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात पर कहा कि मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला वफाक से बात नहीं करते तो अवाम का नुकसान होता है और स्पीकर का ऑफिस आज भी मुज़ाकरात के लिए खुला है। अहम बात यह है कि इस मुलाकात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खुसूसी शिरकत की और वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुताल्लिक पार्टी अरकान को आगाह किया। इमरान खान की सेहत को लेकर भी तहरीक इंसाफ मुसलसल तशवीश और खदशात का इजहार कर रही है और कह रही है कि 2 दिसंबर के बाद से यानी गुज़िश्ता 2 माह से इमरान खान की अडियाला जेल में किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। पहले ये खबरें सामने आई कि इमरान खान को आँख की बीमारी की तशख़ीस हुई है और उन्हें इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया है, मगर हुकूमत ने खबरों की ना तस्दीक की ना ही तरदीद की। फिर बाद में वज़ीर इत्तलात अता तारद ने इस बात की तस्दीक की कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान को आँख में इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फिर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो बयान जारी किया गया। और कल अडियाला जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा समेत 6 अफराद के नाम शामिल हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक ज़राए के मुताबिक कल इमरान खान की 3 बहनों में से एक को उनसे मुलाकात की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है, जबकि उनके वकला में से एक को भी मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। किसी भी इबहाम और गैर ज़रूरी क़यासराई से बचने के लिए सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात पहले ही फराहम कर दी गई हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, जो आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी शरीक थे। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब आज आप मुलाकात में मौजूद थे, क्या कहा जा सकता है राना साहब कि एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और इसका कम से कम जो एक बिल्कुल ताल्लुक नहीं बन रहा था या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ था वफाक के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान, उसकी बहाली समझा जाए इसे? जी, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने जो है वो चीफ मिनिस्टर KPK को बड़ा वार्म वेलकम दिया और उसके बाद उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी से मुतल्लक जो इक़दामात हो रहे हैं, फिर ख़ास तौर पे जो CTD है, तो उससे मुतल्लक जो है वो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और उनसे कहा कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ या मुसल्लह अफवाज के साथ साथ जो है वो सिविल फोर्सेस का भी जो है वो उसी तरह से जो है वो भरपूर किरदार होना जो है बड़ा ज़रूरी है। इस पर उन्होंने CTD पंजाब की मिसाल भी दी कि उसको किस तरह से जो है वो खड़ा किया गया और उसने किस अंदाज से पंजाब को जो है वो सर्व किया। तो वज़ीर आला ने जो है वो इस चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े पॉजिटिव अंदाज में लिया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उनका सूबाई हुकूमत का जो भी किरदार बनता है दहशत गर्दी के हवाले से, तो उसको वो भरपूर तरीके से अदा करेंगे, अदा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि CTD के लिए उन्होंने जो इक़दामात किए हैं जिसमें फ़ंड्स को बढ़ाया है, तो वो भी उनका भी उन्होंने जो है वो तज़किरा किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है वो उनके साथ मुजम्मल साहब जो उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो भी थे, तो वो उन्होंने एक पूरा अपना जो है वो केस पेश किया कि हमें जो है वो हमारे फ़ंड्स जो हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। तो उस पे फिर वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ों का उन्होंने ख़ुद जवाब दिया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो है वो हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं चौधरी एहसन इकबाल साहब, उनको डायरेक्ट किया कि आप आज ही इनके साथ बैठे। जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं अमदादुल्लाह बुसार साहब वो भी मौजूद थे, तो उनको भी कहा कि आज ही बैठें आप, और वज़ीर आला को ये यकीन दहानी करवाई कि आप बैठ के इन इशूज़ को रिज़ॉल्व करें, तो आपका जो भी हिस्सा बनता वो उससे बढ़ के इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो दूँगा।
तो इस तरह से बहुत अच्छे नोट के ऊपर जो है ये मुलाकात जो ये अच्छा नोट है, अब ये अमली तौर पर भी नजर आएगा कि वजीर आजम अगर हिदायत दे रहे हैं तो जो फंड्स वो मांग रहे हैं कि उनके बनते हैं मगर नहीं मिल रहे हैं, वो उन्हें जारी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस बात की वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन मामला ये है ना कि जो बनते हैं दोनों टीमें बैठ के जिस फार्मूले पे, जिस अमाउंट पे मुत्तफिक होंगी, वो बिल्कुल वज़ीर आज़म ने उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई है। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसी कभी सोच मैंने रखी नहीं है, और मेरे लिए जो है वो चारों सूबे जो है वो बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जो जिसका जो हक बनता है मैं उसको हर कीमत पे जो है वो ये मेरी जिम्मेदारी है तो उसे पहुंचाया जाएगा। और राज साहब, दहशतगर्दी के हवाले से जो तिरा की सूरत हाल हुई उसके बाद तो लगा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया सूबे के दरमियान, इदारों के दरमियान, वफाकी हुकूमत के दरमियान, जिस किस्म की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हुई। उस हवाले से बात हुई कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, दहशतगर्दी से निपटना है, खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। देखें, खैर उन्होंने ये तो तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने कोई तवाबन नहीं किया या कोई सूबे और मरकज़ के दरमियान या सूबाई और जो फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान कोई कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमारी आपस में कोऑपरेशन है। उन्होंने जो ये तीरा में जो जिरगा वगैरह हुए, फिर उसके बाद जो वहाँ से इनखला हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो रकम मुख्तस की है वो कम है, उसमें वफाक भी अपना जो है वो हिस्सा डाले। तो उन्होंने इस बात को जो है वो पूरी तरह से उन्होंने जो है वो प्रूव करते हुए ये बात की कि उनका तवाबन जो है वो इससे पहले भी है और इसको मज़ीद वो भरपूर अंदाज से जो है वो करेंगे। वज़ीर आज़म ने ये भी उनसे कहा कि जो मीटिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जो नेशनल डिफेंस कमेटी और इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें सूबाई क़यादत का होना ज़रूरी होता है, तो उसके मतलब भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने इस बात की भी यकीनदारी करवाई कि आइंदा जो है वो उन तमाम मीटिंग्स में जो है वो शरीक हुआ करेंगे और अपना जो भी सूबे का मुकदमा या जो भी केस है वो उसको पूरी तरह से परसू किया करेंगे। और फिर इसके अलावा जो सियासी मामलात हैं, चाहे वो एहतजाज मामलात हो, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन का मामला हो, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हो, इस पर कोई बात नहीं हुई? देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको वेलकम किया तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज हम इस दो नकाती एजेंडे के ऊपर जो है वो बात करने के लिए बैठे हैं। तो जो सियासी सोच, नज़रियात पार्टी है वो ठीक है, आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी सियासी सोच है, वो आपको मुबारक हो। और इसी तरह से हमारी एक अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी पार्टी है, तो इसलिए जो है वो हम इसके ऊपर कोई इस किस्म की जो है वो कंडीशन नहीं रखेंगे जी आप ये करें या हम वो करें। तो ठीक है, वो मामला जो है वो, क्योंकि ये 8 फरवरी की उन्होंने कॉल दी हुई है, तो इसलिए फिर ये मुनासिब नहीं था कि हम इस बारे में कोई बात करते कि जी आप इसको वापस लें, या वो कहते कि जी हमें हमारी फलां कंडीशन जो है ये दाखिल होते, ये बात वज़ीर आज़म ने कही। फिर वज़ीर आज़म ने ये बात जो है वो वेलकम में करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला हम एक साइड पे रखें, आए पाकिस्तान के लिए जो है वो बात करें, और वो ऑब्लिगेशन जो आपने हल्फ उठाया, जो मैंने हल्फ उठाया, वो जो हमारे ऊपर जो है वो फ़र्ज़ हैं उसके ऊपर जो है वो बात करें, अमन व अमान के ऊपर बात करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसके ऊपर बात करें, और जो फाइनेंस आप समझते हैं कि आपका हक़ आपको नहीं मिल रहा उसके ऊपर बात करें। और फिर आगे, अब क्योंकि अगर एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, कल फैमिली की मुलाकात का दिन है और ख़बरें ज़राए से कहीं ना कहीं से आ रही हैं, शबीर डार साहब ये कह रहे हैं कि शायद किसी एक बहन को शायद कल मुलाकात करने दी जाए ताकि उनकी तसल्ली हो सके। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये मुमकिन है कल कैसा हो सके? नहीं, मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन इस बारे में वहाँ पे कोई बात नहीं हुई, और ये उन्होंने भी बात नहीं की। जो यानी दुरुस्त बात है वो यही है कि उन्होंने भी कोई ऐसी वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि जी हमारी को मुलाकात करवाएं या कोई और चीज़ करें। और शायद मेरा ख़्याल है कि ये मामला महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के सुपुर्द है कि इस बारे में अगर कोई बात हुई तो शायद वो करें।
मगर क्या वफाकी हुकूमत 8 फरवरी गुजारना चाहती है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो, अंदर से कोई अहकामात ना आए, 8 फरवरी गुजर जाए उसके बाद मुलाकात करा दी जाएगी? देखें, इंतज़ामी तौर पे तो ये बात बनती है कि अगर इमरान खान साहब ने वहाँ पे बैठ के जो है वो जलती पे तेल वाला काम करना है और कोई ना कोई ऐसा ही मैसेज भेजना है, तो फिर इंतज़ामिया की जो है वो एडवाइस, डायरेक्शन या सोच तो यही हो सकती है और होनी चाहिए कि इस किस्म का कोई जो है वो लिंक जो है वो उसको ना जोड़ा जाए। तो यानी आप यही कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद ही हो पाएगी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होनी, 8 फरवरी गुजर जाए फिर मुलाकात भी हो जाएगी? हाँ, अगर 8 फरवरी के बाद कोई नई डेट ना दी तो फिर तो होनी चाहिए, फिर ना मुलाकात होने का तो फिर कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। लेकिन देखें, मुलाकात जो है, मुलाकात में वो फिर बाद में वहाँ पे जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो बयानिया पेश किया जाता है, जो ट्वीट होते हैं और जिसमें अदारों के ख़िलाफ़, अदारों के सरबराहों के, यानी वो जो चीज़ है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक तरफ जो है वो लोग अपनी जो है वो जानें निछावर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके मतलब जो है वो पूरी दुनिया में बयानियाँ बनाएं। ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इनको अब इनसे पीछे हटना चाहिए। इनको इन चीज़ों को, अगर इन्होंने ये सारा काम करना है तो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ करें ना, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करें, अदारों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का बयानिया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। मगर साहब, पिछली मुलाकात में ज़ाहिर ये हुआ था कि शायद गारंटी दी गई थी, बीच में लोग पड़े थे, आपकी इन्वॉल्वमेंट की भी खबर आई थी कि कोई ऐसा बयान नहीं आएगा, मगर आ गया, उनकी बहन मिलकर आई और आ गया। मगर इस दफ़ा वो यकीन दिला रहे हैं कि आप एक मौलिज को पहले से बढ़ के आया, उससे बढ़ के मौलिज को मिलने दें तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनकी सेहत की बात आएगी। तो कल के दिन का कोई इम्कान ना रखा जाए कि कल कुछ ऐसा हो सकता है गारंटीज के साथ, या कोई ऐसी बात चल रही है, निगोशिएशन चल रही है? देखें, चीज़ें तो जो है वो किसी न किसी लेवल पे जो है वो मैं अब इसकी तरदीद तो नहीं कर सकता और ना ही मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनकी सेहत का तल्लक है, देखें उनको जो भी सहूलतें उनकी पोजीशन के मुताबिक, उनकी इंटाइटलमेंट के मुताबिक है, उसमें ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया बिल्कुल गलत है। वो उनको मिल रही है और हम खुद इस बात के दावेदार हैं कि मिलनी चाहिए। और जहाँ तक उनका इलाज का तल्लक है, उन्हें बेहतरीन और फौरी इलाज जिस तरह से डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि इनको आज ही फौरी तौर पे दिखाया जाए, उसके मुताबिक हुआ है और वो पूरी तरह से सेहतमंद है। और साहब, मुझे आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाले से, ज़रा वज़ीर आज़म के साथ भी थे, एक वीकेंड पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बल्कि वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, और अब तक भी जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं वो तकरीबन 177 दहशतगर्दों की तादाद बताई जा रही है। मगर 12 शहरों में एक साथ हमला करना, 17 हमारे फ़ौजी शहीद हो जाना, 30 से ज़ायद शहरियों का शहीद हो जाना, ये वफाकी हुकूमत सोच रही है कि इतने बड़े पैमाने पर यह हमला हो कैसे गया, आइंदा कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? देखें, इसमें बड़ी जो है वो मरबूत और बड़ी स्ट्रेटजिक जो है वो पॉलिसी मौजूद है और मुसल्लह अफवाज और जो अस्करी क़यादत है वो पूरी तरह से जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो हावी है। और इन दहशत गर्दों से मुतल्लक जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, आप ये देखेंगे कि जिस तरह से 177 जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं, जितने लोग निकले हैं, जितने लोग जो है वो दहशत गर्दी के लिए और बेगुनाह बेकसूर लोगों को शहीद करने के लिए जो है वो सामने आए हैं, सभी जो हैं वो या पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। तो ये सिर्फ यानी उनका मकसद ये था कि वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि जिससे जो है वो पाकिस्तान का एक रियासत के तौर पे जो एक वजूद और जो एक तसर है उसको जो है वो डैमेज किया जाए। लेकिन ये आपने देखा कि वो किसी जगह पे भी
किसी जगह पे भी जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने जो है वो टिक नहीं सके, खड़े नहीं हो सके। जहाँ कहीं भी वो ठीक है निहत्थे लोगों को आके उन्होंने यरगमाल बनाया, आके उन्होंने जो है वो शहीद किया, लेकिन जैसे ही फोर्सेस जो है वो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ दुम दबा के भाग गए हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं, कहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, वो तो दुम दबा के भागे हैं हर जगह से। मगर साहब क्या इस पॉलिसी पर भी हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उनके पास लोग होना, नौजवान लड़कियां जो हैं वो इस कार्रवाई में मुलव्विस होना, फिर इस तरीके से कार्रवाई कर देना, ये इतना अगर उनको मैन पावर मिल रहा है या फिर इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रही हैं, इसके ऊपर किस तरीके से क्रैकडाउन करना है, उसकी वजह क्या है और जो बुनियादी वजूहात हैं उसको कैसे एड्रेस करना है, ये सोच रही है? नहीं देखें शाहजेब, एक इतना बड़ा दुश्मन जो हमसे 5 गुना जो है वो बड़ा है साइज़ में भी और इकॉनमी उसकी शायद हमसे इससे भी ज़्यादा बड़ी है, वो जो हजीमत उसको उठानी पड़ी है, जिस तरह से हमारी अस्करी क़यादत और हमारी मसल्ह फ़ौज ने उनको जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील करके रख दिया है और पूरी कौम को जो है वो इज़्ज़त और फ़ख्र से हमकनार किया है। अब वो दुश्मन जो है वो पीछे है। वो संदूर 2 जो है वो उसके ऊपर बेपनाह फंड्स और ट्रेनिंग और हर चीज़ जो है वो इन लोगों को मैसर आ रही है। तो आप मुझे बताएं कि इतनी जो है वो वसाइल से और एक इतना बड़ा जो है वो दुश्मन उनके पीछे है, अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनको रहने, तैयारी करने और ट्रेनिंग करने की सहूलत भी जो मौजूद है, तो उसके बाद अगर ये कोई 150-200 या 300 आदमी अगर उन्होंने इकट्ठा करके भेज भी दिया है तो फिर क्या इम्पैक्ट उसने दिया है? मास वाइज के फिर सारे ही जो है वो या पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया रसना साहब की गुफ्तगू आपने आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।